हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजनी कांत है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एम लक्ष्मीकांत का यूज़ करते हुए पॉलिटी पर लेक्चर बनाना शुरू किया है। मेरा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यह समझना होगा कि इस टॉपिक के माध्यम से एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हो सकता है, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ बेसिक स्ट्रक्चर डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, what is the limitation of the parliament to amend the constitution, what is the limitation to amend the fundamental right of constitution, can fundamental right be amended। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर करंट में बहुत ही न्यूज़ में भी है, इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर मेंस पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एम लक्ष्मीकांत में जो दिया है उसका मैंने क्रक्स तैयार किया है। उस क्रक्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा, जो कि 2x पे आराम से सुन सकते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिक फाउंडेशन का काम करेगा। क्रक्स के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसका सबसे पहला हमें ज़रूरत होगा इवोल्यूशन। इसमें क्या क्या आएंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 13 जहाँ की डेफिनेशन ऑफ द लॉ की बात होगी। उसके बाद सबसे पहले आएगा शंकरी प्रसाद केस, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसमें इंक्लूडेड हैं। शंकरी प्रसाद केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंदिरा नेहरू गांधी केस जिसमें 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद मिनर्वा मिल केस और वामन राव केस। ऐसा कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है केशवानंद भारती केस, लेकिन जो मुझे समझ में आती है कि केशवानंद भारती केस के साथ साथ मिनर्वा मिल केस और वामन राव केस, केशवानंद भारती केस इस बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन मिनर्वा मिल केस और वामन राव केस बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें कि 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है। ये 9th शेड्यूल फंडामेंटल राइट के राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट करता है। इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आर्टिकल 13 का हवाला देते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 लॉ के डेफिनेशन को एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, जहाँ लॉ को डिफाइन किया गया है और यह भी बताया गया है कि कोई लॉ जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रीज करता है या छीनता है, वो लॉ नल हो जाएगा, वो लॉ वॉइड हो जाएगा। शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 के लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 13 का यूज़ नहीं होगा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट को छीन सकती है और वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर को बढ़ा दिया। इसके बाद कई सारे अमेंडमेंट होते हैं। इसमें 17th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 17th अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल को हम बाद में पढ़ेंगे। 9th शेड्यूल सील्ड करता है जुडिशियल रिव्यू से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह की घटना हुई तो गोलकनाथ केस सामने आता है। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट जो कि शंकरी प्रसाद में दी हुई थी उसको उलट देती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है और साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को सुप्रीम कोर्ट लिमिट कर देती है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, 9 बेंच का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को लिमिट कर दिया। इस पे पार्लियामेंट जो है वो
रिएक्ट करती है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब हम देखेंगे तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया जाता है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में लगभग एक ही बातें कह दी जाती है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकता है आर्टिकल 368 के तहत। हमें पता है आर्टिकल 368 पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। साथ ही साथ पार्लियामेंट में यह भी लिख दिया कि जब पार्लियामेंट अमेंड करेगी फंडामेंटल राइट को तो ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा और आर्टिकल 13 के लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा। जब ऐसी बातें सामने आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट आता है, नेक्स्ट जजमेंट आता है, वो होता है केशवानंद भारती केस। जहाँ पे केशवानंद भारती केस में चूंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड तो किया जाता है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को लिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन फाइनली जन्म अब होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास पावर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। यस, अगर कोई पूछता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक बट है। बट ये है कि उस अमेंडमेंट में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बिना टच किए हुए आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। ये बाद में इस पर बहुत डिबेट है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक वेग वर्ड है, लेकिन इन सब पर चर्चा हम बाद में करेंगे। साथ ही साथ जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आता है तो पार्लियामेंट फिर से एक अमेंडमेंट लेके आती है जिसे हम कहते हैं 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो इंदिरा नेहरू गांधी केस इसे कहते हैं, तो इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वाइड कर देती है और ये बताती है कि आप जुडिशियल रिव्यू को छीन नहीं सकते हैं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से कहा जाए तो जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन शुरू होता है। क्योंकि जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आता है उनमें कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अदर डिफरेंट पार्ट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का नाम देना शुरू करती है, जिसमें कि सबसे पहला होता है जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आती है, जहाँ पे फिर से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर लगभग एक ही बात लिख दी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो पार्लियामेंट के पास है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है और जो भी अमेंडमेंट होगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, इंक्लूडिंग द कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर कोई फंडामेंटल राइट का भी अमेंडमेंट हो रहा है या फंडामेंटल राइट अब्रीज हो रहा है या फंडामेंटल राइट भी पार्लियामेंट छीन रही है, ये भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, खासकर ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd। भूलने का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 24th को उल्टा कर दिए तो 42nd हो जाएगा, 42nd का उल्टा कर दिए 24 हो जाएगा। दोनों में सेम ही बात कही गई है। 24th में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, 42nd में फंडामेंटल राइट नहीं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी गई है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो आता है वो आता है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट उन बातों को नल एंड वाइड कर देता है जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ये बात पार्लियामेंट को कहती है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिमिटेड पावर हैं। पार्लियामेंट अपने लिमिटेड पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती है, अपने लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, पॉपुलर पावर को मनमाने तरीके से एब्सोल्यूट पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है।
पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का एक लिमिटेड पावर है और पार्लियामेंट यहाँ पे देखिए मिनरवा मिल केस ने बहुत सुंदर बात कही है। पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर सो एज टू एक्वायर टू इटसेल्फ द राइट टू रिपील और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिलीट कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिपील कर दे या बेसिक स्ट्रक्चर को ही ख़त्म कर दे। इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर को खास करके मिनरवा मिल केस जजमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत किया गया। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट जो जजमेंट है वो है वामन राव केस। वामन राव केस 1981 में ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होगा 24 अप्रैल 1971 के बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, सारे के सारे अमेंडमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। ये बेसिक क्रक्स है। जितनी भी बातें मैंने कही लगभग उतनी ही बातें पूरे इस एम लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं। किन्हीं को अगर किसी टॉपिक पर दिक्कत होता है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि केशवानंद भारती केस में किस तरह किनको कहा गया सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और भी बहुत सारी चीज़ों को, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है। इंदिरा नेहरू गांधी केस में हम देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, इसको बनाया गया है बेसिक स्ट्रक्चर। मिनरवा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऐसे बहुत सारे जजमेंट आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टर्म्स को बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है। ये पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको ध्यान में रखते हुए हम बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, थैंक्स।